नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम अगले 1 घंटे तक याद करेंगे उसे जिसे भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। विरासत के पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस तरह मीना कुमारी का बचपन बीता और कैसे उनके सपनों का राजकुमार उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। हालांकि यह अफसाना अधूरा ही रहा। आज हम आपको दिखाएंगे मीना कुमारी का वो रूप जिसे शायद ही लोग जानते हैं। इसके अलावा सुनाएंगे उनकी अमर फिल्म पाकीज़ा की दास्तान। एक बार फिर मीना का घर छूटा था। तन्हाई और जिंदगी का सूनापन कलम के जरिए कागजों पर उतरने लगा। शराब उन्हें पीने लगी। फिल्में तो अभी भी मिल रही थीं, लेकिन मीना का दिल उचट गया था। डायरी के पन्नों पर मीना की दर्द भरी दास्तान तड़प रही थी। कभी उन्हें लगता उनकी गलती है, तो कभी दिल कमाल को जिम्मेदार ठहराता। लेकिन अब क्या हो सकता था? जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो फिर वापस नहीं लौटते। मीना की डायरी से निकली एक और मीना। हम आपको बता चुके हैं कि शब्दों से मीना का रिश्ता खून में ही घुल गया था। शायद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के खानदान का असर था। किशोर होती मीना ने नाज के नाम से नज़्में लिखना शुरू कर दिया था। कुछ कहानियां भी उन्होंने लिखी थीं। खनक भरी आवाज की मालकिन मीना जब मुशायरों में नज़्में पढ़ती तो सुनने वाले मर मिटते। मैंने भी 2 एक उल्टे सीधे शेर कह लिए हैं। आपके सुनने के काबिल तो नहीं, लेकिन मेरे दिल की आवाज जरूर है। ज़हे नसीब। वैसे नज़्में और गजलें क्या थीं? उनकी अपनी जिंदगी की उदास बयानी। कमाल से अलग होने के बाद डायरी में ढेर सारे पन्ने भरे। संगीतकार खयाम ने मीना कुमारी की आवाज को संगीत के जरिए हल्की थपकी दी और एक नायाब चीज दुनिया के सामने आ गई। मैं मीना जी के पास गई। कहते देखिए मैं पोएम्स लिखती हूँ कुछ। जी बहुत अच्छा, लेकिन ये आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में भी दर्द है और मेरी आवाज़ में भी दर्द है, जो सूट करेंगी आपको। मैंने कहा आपकी आवाज़ में दर्द है ना, तो आप ही की आवाज़ में ये रिकॉर्ड होगी। तो कहते खयाम साहब मान जाएंगे। मैंने कहा ज़रूर करेंगे वो। तो इस तरह से फिर मीना जी की वो जो पोएम्स आई राइट आई डिसाइड सारी बने और बहुत पॉपुलर हुआ उनका ये। टुकड़े टुकड़े दिन बीता। आप देखिए अजीब बात है शायरी। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। कैसे अल्फाज हैं। बहुत से लोगों ने नोट किया या नहीं किया। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, वो उसमें रागा जो है दिन है, टुकड़ा दिन का टुकड़ा जो रागा शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ मैं।
और धज्जी धज्जी रात मिले, इससे वो रात का रागा बन जाता है और लोगों को बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने अपनी आवाज़ दी। दिल सा साथी जब पाया, बेचैनी भी साथ मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। जिसका जितना आंचल था, उतनी ही सौगात मिली। हालात ने मीना को तोड़ कर रख दिया था। बचपन की हत्या हो गई, जवानी संघर्ष करते बीती। चंद रोज के लिए खुशियों की बिजली चमकी और फिर घना अंधेरा छा गया था। अगस्त 1964 में वो जुहू में एक बड़े बंगले में रहने लगी। उनके साथ थी शराब, सूनापन और शायरी। लेकिन उनके शब्दों की बस्ती वीरान थी। इस बस्ती में बसने वाले तन्हाई के शिकार थे। बस्ती की गलियां सन्नाटे भरी थीं। इस बस्ती में रात को अकेला चांद उतरता था और उसके साथ होते थे सिसकते हुए तारे। चांद की चमक मध्यम होती जाती थी, बाद में रह जाते थे अंधेरी रात में दर्द के टिमटिमाते दिए। ये रात, ये तन्हाई, ये दिल के धड़कने की आवाज, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गजल ख्वानी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी, जज्बाते मोहब्बत की ये आखिरी अंगड़ाई, बजती हुई हर जानिब ये मौत की शहनाई, सब तुमको बुलाते हैं, पल भर को तुम आ जाओ, बंद होती हुई मेरी आंखों में मोहब्बत का एक ख्वाब सजा जाओ। मीना जी का जो लिखने का अंदाज़ है वो किसी से मिलता नहीं, बिल्कुल अपना ही अंदाज से उन्होंने लिया। कुछ जो ज़िंदगी में आ रहा है, दिन कैसे गुजर गया, किसके साथ क्या क्या बात गुफ्तगू हुई है, वो अंदाज़ लिया हुआ है वो उनकी शायरी का। और उनकी शायरी में एक दर्द है, कसक है। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है।
लेकिन मोहब्बत का ख्वाब लंबा नहीं चला। कभी कुछ बिजलियां कौंधी, पल भर को रोशनी का एहसास, और फिर उदासी के घनघोर अंधेरे में सब खो गया। मीना बंजारों की तरह भटकती रही। सारी उम्र गम साये की तरह साथ चलते रहे। मेरा माजी मेरी तन्हाई का ये अंधा शिकार, ये के सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज की मानंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी संगलाह उंगलियों से गहरा करते गए। किसी की ओट पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जुस्तजू में रहा। कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाह, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन। तमाम जख्म जो तेरे हैं, मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह करता है मेरी आहों से। तू एक मस्जिद वीरान है, मैं तेरी अज़ां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा ज़मीं के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे। उनकी दिल की बात जो थी वो उनकी नज़मों में, उनकी शायरी में आई है। मुशायरे में जाके पढ़ती थी वो, और बहुत अच्छी मुशायरे की, शायरी की बहुत अच्छी कारी भी थी वो, मतलब पढ़ने वाली, और सामे भी बहुत थी अच्छी सुनने वाली। बहुत दाद देती थी अच्छे शेर पर, खुद भी अच्छे शेर कहती थी वो उनके दिल की आवाज़ होती थी वो। हो के तन्हा और मजबूर चली जाऊंगी, तुम्हारी दुनिया से मैं दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम्हारे लम्स की जादूगरी से दूर कहीं, तुम्हारे कदमों की आहट से दूर दूर कहीं, दूर ऐसी जगह के कोई भी परछाई ना हो, जहाँ वजूद मेरा आवाज़े बाज़गश्त बनकर खला से दौड़ के चिपके और बस बिखर जाए। हो के तन्हा और मजबूर चली जाऊंगी, तुम्हारी दुनिया से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। उनके मुनासिबत से मुझे लगता है कि जो उनकी एक इमेज है कायम हुई है, उसमें उनकी यही शायरी उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती। नूर कैसा है राख का सा रंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गूंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर। ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, तो पहली छांव में बदनामियों का डेरा है। ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी, दरो दीवार कहाँ रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलब लम्स का एक सफर तवील, हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ।
हिंदुस्तान में फिल्मों के दीवाने मीना कुमारी को एक ट्रेजेडी क्वीन के रूप में देखते हैं। उन्हें पर्दे पर मीना की एक्टिंग तो पसंद आती है, लेकिन वो मीना का शायराना अंदाज नहीं जानते। ऐसे लोग कम हैं जो मीना कुमारी को एक कवयित्री के तौर पर जानते हैं। लखनऊ की पद्मा गिडवानी इन्हीं में से एक हैं। मीना कुमारी का लिखा एक एक शब्द उन्हें अपनी किशोरावस्था से आज तक याद है। अभिनेत्री के साथ साथ वो एक शायरा भी थी, और मुझे उनकी गज़लें पढ़ते ऐसा लगता था कि जैसे कि वो उसी दौर से ही गुज़र रही। उनकी निजी ज़िंदगी में हकीकत जो है वो उनकी गज़लों में साफ झलकता था। मैं जो रास्ते पे चल पड़ी, मुझे मंदिरों ने दी निदा, मुझे मस्जिदों ने दी सदा, मुझे मंदिरों ने दी निदा। ये जख्म के भरते नहीं, यही गम है जो मरते नहीं। इनसे मिली मुझको ख़ज़ा, मुझे साहिलों ने दी सज़ा, कि मैं रास्ते पे चल पड़ी, मैं जो रास्ते पे चल पड़ी। सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार अब, सांस भरने को तो जीना नहीं कहते यार अब। दिल ही दुखता है ना अब आसती तर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। मीना के दर्द की दास्तानें नज़्मों, गज़लों और शेरों की शक्ल में जिन डायरियों में दर्ज थी, उन्हें वो जाने माने फिल्मकार और गीतकार गुलजार को सौंप गई थी। बड़ी मेहनत के बाद गुलजार ने इन रचनाओं को किताब के रूप में प्रकाशित किया। शुक्रिया गुलजार साहब, आपने हमें मीना कुमारी की उस प्रतिभा के दीदार कराए जिसे दुनिया जानती ही नहीं थी। और अब बारी उस दर्द भरे अफसाने की जिसका नाम लेते ही सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी याद आती है, जिसका आगाज था मोहब्बत भरी रंगीन दुनिया से, और जब वो अंजाम पे पहुंचा तो किरच किरच होकर बिखर गया सब कुछ। न जाने वो कौन सी ताकत थी जिसने कमाल और मीना को एक बार फिर साथ आने पर मजबूर कर दिया और भारतीय सिनेमा के पर्दे पर यह कोहिनूर सामने आया। जी, हम बात कर रहे हैं पाकीज़ा की। तो हमने आपको बताया था कि फिल्म आजाद के लिए मीना कुमारी और कमाल अमरोही मद्रास गए थे। वहां एक शाम किसी रोमांटिक मूड में पाकीज़ा की नींव पड़ गई। बंबई लौटते ही कमाल ने मीना कुमारी को केंद्र में रखकर पाकीज़ा की कहानी लिखनी शुरू कर दी। सोलह जुलाई 1956 को पाकीज़ा का मुहूर्त हुआ।
1960 में स्क्रिप्ट पूरी हुई और अगले 4 साल में फिल्म की कुछ शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अशरफी गजरी ना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गजरी ना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। तब इस फिल्म के हीरो थे अशोक कुमार। करीब 40 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन इसी बीच मीना और कमाल का अलगाव हो गया। रिश्ता टूटने के बाद भी मीना की फिल्में आती रहीं और धूम मचाती रहीं। इनमें कुछ फिल्मों के नाम हैं चंदन का पलना, पूर्णिमा, गजल, सांझ और सवेरा, मंझली दीदी, बहू बेगम, नूर जहां और अभिलाषा। देखिए इन फिल्मों की एक झलक। साज हो तुम, साज की आवाज हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करेंगे क़यामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। नजरों से आप यूं ना इशारा करो, हुस्न वरना किसी दिन ज़हक जाएगा। एक तरफ कामयाबी और शोहरत की बुलंदियां, तो दूसरी ओर अकेलेपन का अवसाद। मीना अंदर ही अंदर टूटने लगी। डिप्रेशन इतना बढ़ा कि शरीर बेडौल हो गया। शराब उन्हें पी रही थी। न सोने का ठिकाना था और न खाने का। जिस डॉक्टर शाह ने ब्रांडी का एक ड्रिंक दवा के तौर पर लेने की सलाह दी थी, वो अब उन्हें कह रहा था, मीना जी, आप ब्रांडी की पूरी बोतल पी रही हैं, ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगी। और मीना फीकी मुस्कान के साथ कहती, अब जी लिए शाह साहब, किसके लिए ये जिंदगी? अब मैं नहीं जीना चाहती, मुझे विदा कर दीजिए। अकेलेपन का जहर सबसे जहरीला होता है। इसे वही समझता है जिसने जहर को पिया हो और जिया हो। She used to drink nearly half a bottle of brandy, and her relatives used to hide the brandy, but she used to keep it in her bathroom. So she was drinking a lot. मीना अब लिवर सिरोसिस की चपेट में थी। एक दिन वो भी आ गया जब मीना चिल्ला रही थी, मुझे मर जाने दो। लेकिन
लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचा दिया। हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें लंदन ले जाया गया और कुछ महीने बाद जब वो लौटी तो काफी हद तक ठीक हो गई थीं। हालांकि लंदन से विदा होते वक्त डॉक्टर ने चेतावनी दी थी, जिस दिन मरना हो उस दिन शराब पी लेना। ये 1968 का सितंबर महीना था। सेहत में सुधार था, चेहरे पर रंगत लौट आई थी। शराब बंद हो चुकी थी। बस किताबें पढ़ती और शायरी करती। लेकिन एक नया शौक मीना को लग गया था, पान खाने का। दिन भर में 40-50 पान खा जाती। हर पान के बाद बर्फ डला एकदम ठंडा पानी पीती। वो पाकीज़ा को भूल चुकी थी। नहीं भूले थे तो कमाल अमरोही। पाकीज़ा में कमाल का सब कुछ दांव पर लग चुका था। बिखरे हुए कमाल ने एक बार फिर अपने को समेटा और मीना को खत लिखा। प्रिय मंजू, तुमने कहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा तो तुम पाकीज़ा पूरी नहीं करोगी। अब मैं तुम्हें विवाह के बंधन से मुक्त करता हूं। अब ये तुम पर है कि तुम पाकीज़ा, अपनी पाकीज़ा पूरी करो। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि कई जिंदगियां इस पर दांव लगी हैं। पाकीज़ा अब डूबता जहाज है, तुम ही इसे किनारे लगा सकती हो। तुम्हारा चंदन। कमाल की मदद के लिए आगे आए नरगिस, सुनील दत्त, खयाम और उनकी पत्नी जगजीत कौर। इन सब ने मिलकर मीना को मना लिया। मीना अलग हैं, हम अलग हैं, तो इन्हों के मुंह से कमाल साहब मीना जी को हम लाएंगे। कहते जी, कहते हाँ मीना जी को हम लाएंगे। तो इन्होंने मुलाकात जो कराई है, बेटिया पहली मुलाकात इन्होंने कराई मीना जी और कमाल। और इधर कमाल साहब थे, उधर मीना जी से। तो इस तरह दोनों मिले और उसके बाद पिक्चर शुरू हुई। वो शुरू में ब्लैक एंड वाइट बन रही थी, तो मीना जी ने ही जब देखे उसके रशेस तो उनको भी ये हुआ और भी लोगों को कि भाई ये तो इतनी खूबसूरत फिल्म बन रही है और क्यों ना इसे कलर बनाया जाए। तो फिर वो जितनी भी फिल्म बन चुकी थी खासी, वो फिर बंद की गई, शेल्फ की गई और फिर से दोबारा कलर में हुई। उसमें वक्त काफ़ी लगता रहा। फिर ये और अच्छी लगी तो ये हुआ भाई इसे सिनेमास्कोप बनाया जाए। 16 मार्च 1969 को मीना ने पाकीज़ा के सेट पर कमाल अमरोही को सलाम किया। कमाल ने अपने हाथ से उन्हें पेड़ा खिलाया। पुराने हीरो अशोक कुमार बूढ़े हो चुके थे, इसलिए राजकुमार को लिया गया। हालांकि मीना भी अब 36 बरस की थी और शराब ने शरीर बेडौल कर दिया था। फिल्म की मांग के मुताबिक डांस भी संभव नहीं था, मगर कमाल साहब ने जुगाड़ करके रास्ता निकाल ही लिया। शूटिंग तेज रफ्तार से शुरू हो गई। कहा कि चंदन, मुझे आपसे ये पूछना है कि अब मैं तो वैसी लगती नहीं हूँ। बाबा ने कहा वो तुम मुझ पे छोड़ दो मंजू, मैं ऐसा
ये तो मैं डायरेक्टर हूँ और मेकअप से तुम्हें मैं संभाल लूँगा, तुम्हें मैच करेंगे, क्योंकि बीच बीच में वो सीन आएंगे जो अब तुम्हें देने हैं, और पहले के भी सीन बहुत हो चुके हैं, बहुत मुश्किल होगा वो पकड़ना। और अपने हाथों से उनको सेट पे सजाते थे, ये नेकलेस पहनोगी तुम, आज तुम ये पहन। देखिए कुछ फोटोग्राफ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो उनके कपड़े तक सेलेक्ट कर रहे हैं, और कंगन पहनोगी तुम, और तुम ये खुद ही शॉपिंग करने भी जाया करते थे पाकिज़ा की, जयपुर, राजस्थान, हैदराबाद, ज्वेलरी खरीद रहे हैं। नहीं, मीना पे ये नहीं अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। हम आपको सुनाते हैं शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा। एक रात पूरी यूनिट मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले से जा रही थी। उन दिनों रात में ये इलाका डाकुओं के आतंक से थर्राता था। तो हुआ ये कि मीना कुमारी और कमाल की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अब सुबह ग्वालियर से ही पेट्रोल आ सकता था, यानी सड़क पर ही सारी रात काटनी थी। आधी रात को डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मीना कुमारी को देखा, सारे डाकू उछल पड़े, सभी को गाड़ी से उतारा, एक शानदार हवेली में रात को ठहराया, जमकर खातिरदारी हुई, तोहफे मिले, और सुबह सुबह गाड़ियों में पेट्रोल की टंकी फुल हो गई। चलने लगे तो डाकू सरदार विदा करने आया। जेब से उसने एक चाकू निकाला और मीना कुमारी से प्रार्थना की कि वो अपना नाम चाकू से उसकी बांह पर लिख दें। मीना कुमारी अपने दीवाने का आग्रह देखकर हैरान थीं, जिद के आगे झुकीं और हाथ को लहूलुहान करते हुए अपना नाम गोद दिया। जानते हैं वो डाकू सरदार कौन था? वो था चंबल का खतरनाक डकैत अमृतलाल। बहरहाल लौटते हैं पाकीज़ा पर। नवंबर 1971 पाकीज़ा की शूटिंग पूरी हो गई। 3 महीने बाद एडिटिंग का काम भी खत्म हो गया। ये नरगिस है, नवाब चांद की छोटी बहन। फिल्म की लागत अब 1.5 करोड़ जा पहुंची थी। 3 फरवरी 1972 को मराठा मंदिर बंबई में पहला शो हुआ। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। प्रीमियर पे वो बैठे हुए थे से, हम आगे बैठे थे, वो हमारे पीछे बैठे हुए थे दोनों। अब जब कोई बहुत अच्छा सीन आए तो मीना जी दीवानों की तरह, चंदन कमाल हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और क्या करें, एक दूसरे से लिपट रहे हैं, इतने खुश हैं, और इतना अच्छा लग रहा था हमें। और जब कोई मीना जी का शॉट बहुत अच्छा दें तो कमाल साहब का है, मंजू क्या बात है, क्या काम किया है तुमने। तो इस तरह से हम लोग बड़े खुश हुए। उसके बाद इंटरवल हुआ, बाहर आ गए,
हार्डली चल सकती थी वो। मीना जी बड़ी मुश्किल से चलती थी। बाहर आए तो दूर से मुझे देख के कह रही जगजीत जी आइए। तो मैं गई उनके पास। कहती अब तो आप खुश हैं ना, आपने कहा था कि आपका ये शाहकार है, आप इसे मुकम्मल कीजिए और देखिए। तो मैं ज़ारों ज़ार रो पड़ी। अफसोस, पहले दिन की प्रतिक्रिया ने सबको निराश कर दिया। फिल्म फ्लॉप मान ली गई थी। फिल्म समीक्षकों ने इसे बहुत कमजोर फिल्म माना। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पाकीज़ा वाकई कमजोर फिल्म थी? कम से कम मैं तो नहीं मानता। जरा देखिए पाकीज़ा के कुछ हिस्से। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे। हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खिंचती रही। दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया। मैं भाग जाती, लेकिन आपके ख़ैमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं कहाँ हूँ। कमाल और मीना सदमे में थे। मीना कुमारी ने यह देखा तो चुप्पी की चादर ओढ़ ली और एक दिन अपनी बहनों मधु और खुर्शीद से कहा, अब मैं चली। अपना कफन मक्का से लेकर आई थी। मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी और कमाल की शादी तोड़वाई। मीना जी ने कहा, ख़याम साहब, जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया है उनका भी घर कभी बसेगा नहीं। ये बद्दुआ है उनकी। इसके बाद तो मीना ने बिस्तर पकड़ लिया। लिवर सिरोसिस विकराल रूप ले चुका था। बदन में सूजन आ गई थी। बिस्तर में चारों तरफ तकिए लगे रहते थे। हिलना डुलना बंद हो गया था। 25 मार्च 1971 की रात मीना बेहोश हो गई। 26 मार्च को डॉक्टर शाह दूसरे डॉक्टरों के साथ आए। सबने कहा फौरन अस्पताल ले चलो, लेकिन तभी होश में आ गई मीना ने कहा, हम कल भर्ती होंगे। अगले दिन यानी 27 मार्च को फिर उन्होंने खुर्शीद को बुलाया। पूछा, हमारे पास कितना पैसा बचा है? केवल 100 रुपए। केवल 100 रुपए? 100 रुपए में क्या खाक इलाज होगा? क्या विडंबना थी। जो मीना कुमारी लाखों रुपए दान कर दिया करती थी,
उसके पास अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे नहीं थे। मीना के सामने यादों की फिल्म चल रही थी। एक दिन फिरदौस आई थी, बेहद हसीन लेकिन गरीब और बेसहारा। कहती थी मेरे पास शाम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे तरस आ गया, उसे पैसे दिए, कपड़े दिए, अपने घर में वर्षों तक रखा, नौकरी भी दी। और नौकरी भी क्या थी, यही कि स्टूडियो में मेरे पास खड़ी रहे। लेकिन फिरदौस को देखकर बाकर अली परेशान हो जाते थे, इसलिए मैंने अपने पिता के घर में ही उसे रहने दिया। और देखिए तो दुस्साहस, फिरदौस से मेरे पिता निकाह की तैयारी करने लगे थे। मैंने सोचा किस मुहूर्त में मैंने फिरदौस को आसरा दिया। चलो, फिरदौस तो पराई थी। मेरे अपने पैसों पर तो 25-30 रिश्तेदार कितने साल मेरी घर में पलते रहे। कितनी बार चंदन घर आते और खफा होते थे। उन्हें लगता था मैंने अपने घर को सब्जी मंडी बना रखा है। चंदन कहा करते थे, आखिर इतने बड़े कुनबे को पालने का तुमने क्या ठेका ले रखा है। मैं क्या बताती, बचपन में एक एक पैसे को तरसी हूँ, किसी दूसरे का तरसना नहीं देख सकती। एक भाई था, हाँ रिश्ते में भाई ही तो लगता था मेरा। कितने साल रहा मेरे घर पर। उस दिन जिद करने लगा, अपने स्टूडियो में नौकरी लगवा दो। मैं तो परेशान हो गई, रोज रोज की जिद। मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहा, भाई कोई काम हो तो दे दो इसे फिल्म में। बोला 500 रुपये दे दूंगा, भेज दीजिए। अब बताओ, मीना कुमारी का भाई 500 रुपये में काम कर रहा है। फिर मैंने कहा था, अच्छा आप उसे 2000 रुपये दे देना, 1500 रुपये मैं दूंगी, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। मगर बाद में क्या हुआ था, भाई ने शुक्रिया तो दूर, ताना दिया था। बाजी, उस प्रोड्यूसर ने तो आपकी इज्जत ही ना रखी, 2000 रुपये दे दिए। मैंने ले तो लिए, अब नहीं लूँगा, कम से कम 10,000 तो दिलवाओ। मैं उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन कुछ तो अच्छे लोग भी आए मेरी ज़िंदगी में। किसी ने बताया था कि ख्वाजा अहमद अब्बास को अपनी फिल्म पूरी करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि पैसे नहीं हैं। उन्होंने तो सभी दोस्तों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, मुझे तो मिली ही नहीं थी। मगर मैंने तो 5,000 रुपये भेज दिए थे। जब फिल्म ने मुनाफा कमाया तो अब्बास साहब खुद ही रुपए लौटाने आ गए थे। मुझे तो याद भी नहीं आता, लाखों रुपए मैंने बांटे, लेकिन लौटकर सिर्फ अब्बास साहब के यहाँ से आए। और देखो तो, राम औरंगाबाद करके धुन नेहरू जी की मौत के बाद आए थे मेरे पास। कहते थे नेहरू जी की मूर्ति लगाएंगे, पैसे नहीं थे। मैंने 75,000 दे दिए थे तुरंत। पता नहीं फिर मूर्ति कहाँ लगी, आधी मूर्ति बन गई थी। तब तक की तो खबर है, आगे का पता नहीं। और देखो तो, जब पाकीज़ा का खर्च बढ़ता जा रहा था और मैं चंदन को परेशान देख रही थी, तो शाम मैंने बोला था, चंदन तुम्हारी मंजू पाकीज़ा के लिए सिर्फ 1 रुपया लेगी। यही ज़िंदगी है। आज अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। पल पल हालत बिगड़ती जा रही थी। एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी सायरन बजा रही थी। इधर मीना कुमारी के ज़हन में यादों की फिल्म चल रही थी और उधर डॉक्टर अस्पताल ले चलने पर जोर दे रहे थे। बहन ने कहा, मीना हम तुम्हें
मरने नहीं दे सकते। तो मीना ने खुर्शीद से कहा, अभी फिल्म दुश्मन का पूरा पैसा नहीं आया है, प्रोड्यूसर प्रेम जी को बोलो, वो पैसे भेजेंगे। प्रेम जी ने तुरंत 10,000 रुपए भेज दिए। इधर 10,000 आए, उधर से कमाल अमरोही रुपयों से भरा सूटकेस लेकर आ गए। मीना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। बहन खुर्शीद से कहा, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी, घर की चाबियां रख लो। अस्पताल से मुझे लैंडमार्क ले जाना, वहां होते हुए मैं माँ और बाबूजी के पास चली जाऊंगी। दरवाजे तक खुर्शीद की बेटी पिंकी छोड़ने आई। मीना कुमारी ने उसे कहा, खुदा हाफिज। पिंकी और वहां मौजूद सारे लोग फूट फूट कर रो पड़े। लिफ्ट से उतरी तो लिफ्टमैन और गोरखा गार्ड खड़े थे। किसी तरह मीना ने हाथ उठाए और कहा, नमस्ते। दोनों के गले भर्राए हुए थे, इतने कि नमस्ते का उत्तर तक न दे पाए। इतनी सी देर में चारों तरफ खबर फैल चुकी थी। बाहर सैकड़ों दीवाने मीना की एक झलक के लिए बेताब थे। मीना ने उन्हें आंखों ही आंखों में अलविदा कहा। एम्बुलेंस में बैठी रही थी कि सड़क पर झाड़ू लगा रही एक स्वीपर आई और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मीना ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने हाथ में लिया पर्स उसे उपहार के तौर पर दे दिया। उस पर्स में मीना की सारी जरूरी चीजें और नकद रुपए थे, पता नहीं कितने। ये था मीना कुमारी का दिल। 11:15 बजे एम्बुलेंस चल पड़ी। सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम पहुंची। सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 26 में उन्हें दाखिल किया गया। ये एक एसी रूम था। किराया था 65 रुपए रोज। इलाज तुरंत शुरू हो गया। डॉक्टरों ने 3 बाल्टी द्रव्य पेट से निकाला। मीना को बड़ी राहत मिली। शाम 5 बजे कमाल अमरोही आ गए। दोनों की नजरें मिली। कमाल फफक उठे, मंजू मैं आ गया, और वो सिरहाने के पास कुर्सी पर बैठ गई। मीना ने अपना सर कमाल के कंधे से टिका दिया। बोली, मैंने दुनिया देख ली, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हारी बाहों में आखिरी सांस लूं। 29 मार्च बहनें मधु और खुर्शीद बातें करते करते रो पड़ी। मीना ने धीरज बंधाया, कहा, अरे बेवजह रोती हो, मैं बस 4 दिन यहाँ रहूंगी, फिर घर चलेंगे और दिन भर ताश खेला करेंगे। हालांकि मीना हकीकत जानती थी। 30 मार्च 8 डॉक्टर आए, मुआयना किया। दवाओं ने असर बंद कर दिया था। एक डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है। दूसरे डॉक्टर ने सलाह दी, एक बार उस डॉक्टर को भी क्यों ना बुला लें जिसने उन्हें लंदन में ठीक किया था। शायद वो फरिश्ता बनकर आ जाए। आनन फानन में लाइटनिंग कॉल बुक किया गया। लंदन से महिला डॉक्टर आ पहुंची। उसने देखा तो चौंक पड़ी। अरे इतने साल चल गई, चमत्कार है। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ एक इंजेक्शन है, शायद काम कर जाए। वो इंजेक्शन सिर्फ यूरोप में ही मिलता था। फिल्म निर्माता
ओपी रल्हन वहां बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को लंदन फोन किया, कहा तुरंत इंजेक्शन लेकर लौटती फ्लाइट से बंबई आ जाओ। इंजेक्शन आ गया, लगा दिया गया, लेकिन मीना दिन भर कराहती रही, होश में तो कभी बेहोशी के आलम में, कभी बड़बड़ाती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। रात भर ऐसे ही चला। 31 मार्च। एक कोने में बैठे कमाल अमरोही बदहवास थे। हर किसी से कहते, मंजू जा रही है, उसे रोक लो, उसे रोक लो। मीना की गहरी दोस्त बेगम पारा तो सेकंड भर के लिए मीना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाहर सायरा बानो, कम्मो, गुलजार जैसे सैकड़ों लोग मीना के लिए दुआ कर रहे थे। तीन 3:24 पर मीना ने पल भर के लिए आंखें खोली। खुर्शीद चिल्लाई, मुन्ना। उस वक्त मामला ये था कि कोमा में जा चुकी थी और सब ये उनके ट्यूब्स लगे हुए थे और वो होश खो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा उनका जो लिवर था और पेट भी बढ़ गया था। तो डॉक्टर्स ने जब उनसे बाबा से, उनकी बहनों से कहा कि अब हम ये ट्यूब्स निकाल देना चाहते हैं, अब इनमें कुछ रहा नहीं है, 2 दिन से ये कोमा में है, 3 दिन से, अब ये रिवाइव नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे नहीं पूछो, उनके शौहर बैठे हैं, भाई से पूछो। भाईजान कहती थी उनकी बहनें बाबा को, बहनोई को जैसे पुकारा जाता है, भाईजान से पूछो ना, है ना बैठे हुए। तो बाबा से जब कहा तो बाबा पहले रोए। बाबा ने कहा ठीक है, अगर मंजू जा चुकी है तो उसे उसकी तकलीफ को कम किया जाए। और जब हम लोग मौजूद थे उस वक्त, बाबा का पहला रिएक्शन मैंने ये देखा कि जैसे ही ट्यूब्स निकाली गई, बाबा ने उनका वो दुपट्टा, जैसे पाकीज़ा में वो शॉल यूं करके उड़ाते थे उनको, ये ऐसे बना के पॉइंट, वो शॉल उनको वही चादर उड़ाई। बोले मंजू खुदा हाफिज। तुम आखिर चली आई, बड़ा एहसान किया तुमने। हमारी मौत कितनी खूबसूरत होगी तुमसे। 3:35 पर भारत की ये ट्रेजेडी क्वीन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। और कुदरत का मजाक देखिए, मीना के विदा लेते ही पाकीज़ा ने वो लोकप्रियता हासिल की जो आज तक लोग याद रखते हैं। आज भी पाकीज़ा भारतीय फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर है। काश मीना अपनी आंखों से ये मंजर देख पाती।
रहमताबाद के इस कब्रिस्तान में मीना और कमाल दोनों सोए हुए हैं एक साथ। कभी उनके चाहने वाले वहां पहुंचते हैं और सर झुकाते हैं। किसी किसी की जिंदगी इतनी गमज़दा क्यों होती है? जितना भी सोचिए अफसोस होता है। मीना को जीते जी चैन की सांस न मिली और मरने के बाद हम उसे मान न दे पाए जिसकी वो हकदार थी। ये कितना तकलीफदेह है कि अपने पूर्वजों को लेकर अब भी हमारे खून में हरारत नहीं होती। बहरहाल मीना कुमारी की यादों के साथ हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी नए सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।